उत्तर प्रदेश का ज़िला है बांदा और यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल और जिसका नाम शहजादी, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पहुंचती है दुबई। और दुबई में उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो कि दुबई की सरकार उस लड़की को फांसी यानी सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। आखिर उस शहजादी ने ऐसा वहां पर क्या किया जिसको दुबई की सरकार ने मौत की सज़ा सुनाई, और आज से 4 दिन बाद यानी 20 सितंबर 2024 को उसको फांसी दी जाने वाली है। और जब उस लड़की ने भारत में अपने माता पिता को फ़ोन किया और जब अपनी पूरी कहानी बताई, जिसको सुनने के बाद जो भारत में उसके माता पिता, उनका रो रो के बुरा हाल, और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए मोदी सरकार तक वो बात कर रहे हैं। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि उसको दुबई की सरकार ने सजाए मौत की फ़ैसला सुनाई, और एक ही आदमी उस फांसी को रोक सकता है, वह जानेंगे कौन। यह कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक भारत की महिला को दुबई में फांसी क्यों दी जा रही है। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। और यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जानने वाले यारों दोस्तों को भी, और जवाब देना ना भूलें। हम आने वाले वीडियो में आपका जवाब जरूर पढ़ेंगे। यह कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बांदा, और यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक बच्ची और माता पिता, जो कि परिवार छोटा परिवार था, सुखी परिवार था। और एक उनके वहाँ बेटी जन्म हो लेती है जिसका नाम रखते हैं शहजादी। शहजादी जो कि पढ़ने में ठीक ठाक थी, उसका दाखिला कराया जाता है। अब उसकी उम्र 8 साल हो चुकी थी। तभी माँ किचन में पानी गर्म कर रही थी, ठंडी का महीना था, नहाने के लिए। शहजादी खेलते खेलते वहाँ किचन में पहुँचती है और जो भगोने पे पानी चढ़ा था उसका हाथ गलती से लग जाता है और वह पानी शहजादी के चेहरे और शरीर में पड़ जाता है, जिसके बाद उसका चेहरा और शरीर का कुछ अंग जल जाता है। अब माता पिता अपनी बेटी को लेकर पास के अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उसका प्रारंभिक इलाज चलता है। मगर डॉक्टर कहते हैं कि उस बच्ची का चेहरा तभी सही हो सकता है जब उस बच्ची का प्लास्टिक सर्जरी करवाया जाए। अब माता पिता के पास ज़्यादा कोई पैसे था नहीं, तो इन्होंने प्राथमिक इलाज कराने के बाद अपना इलाज बंद करा दिया। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, अपनी वह इंटर की पढ़ाई प्राप्त करती है, और बेटी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी और उसने कॉलेज की परीक्षा भी पास कर ली। अब उसका सपना था कि वह अच्छा काम करेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, जिसके बाद वह अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी और उसके बाद अपना जीवन खुशहाल बिताएगी। यही सपना संजोकर वह एक एनजीओ में जुड़ती है, जो कि रोटी बैंक एनजीओ था, जहां पर गरीब बच्चों की सहायता के लिए खाना प्रोवाइड करवाया जाता था। वह शहजादी भी उसी में लग जाती है और हर बच्चों की सहायता करती, हेल्प करती है और 2 पैसे जोड़ती है, इकट्ठा करती, क्योंकि अपना इलाज कराने के लिए। और उसी बीच एक ऐसी महामारी आती है 2020 में, वो था कोरोना, जहां पर रोटी बैंक का काम बिल्कुल ठप हो जाता है। और वह शहजादी अब मोबाइल पर खाली समय में बैठकर सोशल मीडिया चलाती थी, यूज़ करती थी। तभी वह फेसबुक स्लाइड करती है, तभी एक उसको रिक्वेस्ट आती है, जो रिक्वेस्ट थी जिसका नाम था उसमें उज़ैर युवक, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर था और वह रहने वाला था आगरा का। अब शहजादी और उज़ैर दोनों आपस में बातचीत करते थे। जब बातचीत दोनों की आगे बढ़ी और एक दूसरे का दोनों ने नाम पूछा और उसके बाद पूछा उज़ैर ने, तुम क्या करती? उसने कहा कि मैं बचपन में जल गई थी, अब इसीलिए मैं छोटा मोटा काम करती हूँ अपना अच्छा इलाज कराने के लिए। तो उज़ैर ने कहा, क्यों ना मेरे जो फूफा और फूफी हैं वो दुबई में हैं और अबू धाबी एक एरिया वहाँ पर हैं और वो प्रोफेसर हैं, अगर मैं कहूँगा तो तुम्हारा वहाँ पर इलाज करा देंगे और बढ़िया तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसके बाद तुम वहाँ से वापस आना, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। अब कहीं ना कहीं जो शहजादी थी उसका सपना साकार होने वाला था, क्योंकि जो उसने बचपन से सपना देखा था वह अपने चेहरा की प्लास्टिक सर्जरी कराएगी, जिसके बाद वह पूरी ठीक हो जाएगी। तभी उज़ैर की वह बातों में आ जाती है। तभी शहजादी कहती है वहाँ जाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तभी उज़ैर कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5-2 लाख रुपए लगेगा और मैं बोल दूंगा रहने खाने का तुम्हारा इंतज़ाम वहाँ फ्री हो जाएगा।
अब जो शहजादी थी, जो उसके पास 90,000 रुपये अब तक जोड़े थे और जो उसके जेवर थे वह बेच देती है, अपना पासपोर्ट वीज़ा बनवाती है और फिर एक दिन तारीख डिसाइड होती है। वह दिन तारीख थी 19 दिसंबर 2021 को, जो कि अबू धाबी के लिए जो शहजादी वह निकल जाती है और जो उज़ैर वहाँ पे अपने फूफा फूफी को बता देता है कि एक लड़की मैं भेज रहा हूँ जो कि आपका घर का काम करेगी और उसकी कुछ सपना है वह भी पूरा कर दीजिएगा। जो वहाँ पर उसकी फूफी थी जिसका नाम था नाजिया और जो उसके फूफा थे वहीं पर वह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब जिसके बाद पहुँचने के बाद शहजादी उनके घर पहुँचती है। घर में सब पूछती है कि हमें यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिसके बाद मैं अपना इलाज करा सकूँ। जो नाजिया वहाँ जो उज़ैर की वो थी फूफी थी, वह कहती है कुछ दिन तुम हमारे वहाँ रहो, काम धंधा सीखो, उसके बाद मैं तुमको कोई अच्छी कंपनी में यहाँ पे जॉब लगा दूंगी और इसके बाद तुम्हारी मैं प्लास्टिक सर्जरी चेहरे करा दूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो पैसा पहले इकट्ठा कर लो, उसके बाद तुम्हारा इलाज करा देंगे। तभी नाजिया के वहाँ एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अब शहजादी का काम था उसकी परवरिश करना और उसका सही से ख्याल रखना। अब जो नाजिया थी वह चली जाती थी अपना पढ़ाने के लिए कॉलेज और जो शहजादी थी वह घर पर रहती। तभी एक दिन शहजादी ने कहा कि मुझे अब भारत इंडिया जाना है और मैं बाद में आऊँगी और बाद में इलाज कराऊँगी। तभी नाजिया कहती है कि तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरे वहाँ काम करो और जो उज़ैर है उसने तुम्हें 1,20,000 में बेच दिया है। जैसे ही यह बात शहजादी को पता चलती है कि उसको बेचा गया, वह मानो अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है और तभी नाजिया के हाथ पैर जोड़ती है कि मैम साहब मुझे रहम कर दीजिए, मुझे अपने मुल्क इंडिया भेज दीजिए। वह नहीं मानती है। तभी उसी बीच एक नाजिया के परिवार में एक ऐसा मतलब सहयोग होता है या कहें इत्तेफाक होता है, जो उसका 4 महीने का नवजात बच्चा होता है उसकी मौत हो जाती है। नाजिया अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाती है और उसके कुछ घंटे बाद उसका बच्चा दम तोड़ देता है और कहीं न कहीं जो नाजिया के पति था और नाजिया था वह पूरा अस्पताल वालों पे आरोप लगाती हैं। तभी अस्पताल वाले कहते हैं जो तुम्हारा बच्चा है इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच करवा लो जिससे पता चल जाएगा उसकी मौत किस लिए हुई। मगर नाजिया इन सब चीज़ों को नकारती है, वह अपने बच्चे को ले जाकर शमशान में दफना देती है। और अब जो शहजादी थी वह 3-4 महीना बाद फिर कहती है मैम साहब नाजिया से मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी जो नाजिया थी वह शहजादी का कपड़ा पूरे उतारती है, मोबाइल पर वीडियो बनाती है और कहती है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुमने ही मेरे बच्चे का कत्ल किया है, गला घोटा है और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वीडियो जो आपत्तिजनक हालत में बना रही हूँ यह तुम्हारे मुल्क यानी भारत उत्तर प्रदेश भेज दूँगी और जो तुम्हारे नाते रिश्तेदार तुम्हें ये देखेंगे तो मानो तुमसे घृणा करने लगेंगे और तुमको स्वीकारेंगे भी नहीं। अब शहजादी कहीं ना कहीं डर जाती है और वह बयान दे देती है कि हाँ मैम साहब मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। और जो नाजिया जो मालकिन वहाँ की थी कहती है चलो मैं तुमको एयरपोर्ट लेके चलती हूँ, तुम्हारे मुल्क छोड़ देती हूँ। और वह अपनी गाड़ी में अपने पति के साथ शहजादी को बैठालती हैं और पुलिस थाने लेकर जाती है और वहाँ पुलिस वालों को दिखाती है वो वीडियो जो उसने शूट किया था और ब्लैकमेल करके कि मैं तुम्हें वीडियो वायरल कर दूंगी। तभी शहजादी ने यह बयान दिया था। यह वीडियो देखने के बाद जो वहाँ दुबई की पुलिस थी वह नाजिया को शहजादी को आरोपी मानती है, उसको जेल भेज देती है। जो वहाँ अदालत में जो सुनवाई होती है उसमें भी उसको दोषी ठहराया जाता है। तभी उस शहजादी को एक बच्चे के कत्ल में उसको फांसी की सजाए मौत दे सज़ा सुना दी जाती है और अभी 20 सितंबर को उसको फांसी दी जाने वाली है। अब इस फांसी को बस एक ही लोग रोक सकते हैं, वह जिसने एफआईआर दर्ज कराई जो थी नाजिया। अगर वह स्वीकार कर ले कि वह यह सब झूठ बोला है और जो शहजादी वह निर्दोष है तभी उसकी फांसी बच सकती है। जब शहजादी ने अपने घर वालों को यह बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो नवजात बच्चा था उसको टीका लगने के कारण मौत हुई थी और जो उनकी मालकिन थी उन्होंने उसको फंसा दिया है, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने शहजादी को फांसी की सज़ा सुनाई है। अब 2 ही प्रकार से उस शहजादी की फांसी बच सकती है, या तो जिसने आरोप लगाया है वह मुकर जाए और या अपना बयान बदल दे, या तो कुछ पैसे डिमांड करके वह अपना केस वापस ले ले। आपको कुछ भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद जय भारत। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आएँ और जब तक अपना कोई सगा ना हो तब तक कहीं पर आप ना जाएं। यही मेरी सलाह है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें।